देखिए दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और ओजोन लेयर से कनेक्टेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको समझते हैं बहुत ही जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए सेशन। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, जो सन है हमारा, तो सन में यूवी ए बी और सी तीन तरह की रेज होती हैं। आपको पता होगा अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उनके तीन कंपोनेंट्स हैं। सी सबसे खतरनाक है, वो नहीं आनी चाहिए। और बी थोड़ी सी खतरनाक है। ए ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि ए के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर पे ही ह्यूमंस को प्रॉब्लम होती है। तो ये जो हमारी ओजोन लेयर होती है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, जबकि अगर वही ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फेयर की जगह ट्रोपोस्फेयर में आ जाए तो वो एक पॉल्यूटेंट बन जाती है। उस पर बात करेंगे हम। तो 90% यूवीबी और कंप्लीटली यूवीसी को ये रोक लेती है, सिर्फ यूवी ए आ पाती है। बात यह है कि क्यों स्ट्रेटोस्फियर में ही ये लेयर बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर देखेंगे तो जो इसका कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ये ओजोन गैस है हमारी। इसका आप देखेंगे तो आपको ये पीक जो दिख रही है, ये आप देखिए कहाँ पर दिख रही है, ऑल्टीट्यूड पर। यहीं पर हमारा कुछ कुछ यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेटोस्फियर है और इसीलिए यहीं पर ओजोन लेयर बनी हुई है। ये कोई ऐसा ओजोन लेयर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वहाँ पर प्लेन लैंड कर सकता है। एक्चुअली एक गैस है जो वहाँ पर एक्यूमुलेटेड है, डिपॉजिटेड है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि इसकी यूनिट आप सबको शायद पता हो, डॉप्सन यूनिट है। 1 डॉप्सन होता है 0.01 ऑफ ओजोन। अब मिलीमीटर है, मिलीमीटर बता रहा है थिकनेस, ध्यान रखिए। ये एक कंसंट्रेशन आप बता सकते हैं भाई किसी गैस की कितनी कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट ली गई है वो थिकनेस पर ली गई है। कितना थिक है, उसकी चौड़ाई कितनी है, यानी कि यहाँ पर कितना फिल है। और ये चौड़ाई मैटर करती है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा या कम चौड़ा होगा, अल्ट्रावायलेट रेज का आना, एब्जॉर्ब होना ना होना, उसी पर डिपेंड करता है। तो ग्लोबल एवरेज अगर आप देखेंगे तो क्या है, 300 डॉप्सन यूनिट है ओजोन का ग्लोबल एवरेज। ठीक है, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। दूसरी कहानी को अगर हम समझना चाहें, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है, इसीलिए इस एरिया में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। चलिए, अब कहानी ये समझते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है। तो एक है, देखिए, इक्वेटर। इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर हम सबको पता है सन सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट टाइम लेता है। सबसे कम समय में स्ट्रेट जो पहुंचता है वो इक्वेटर पे पहुंचता है। तो जब सन ही पहुंच रहा है सबसे कम समय में इक्वेटर पर, तो यूवी भी पहुंचेगी कब, सबसे कम इक्वेटर पर। इसलिए इक्वेटर पर यूवी ज़्यादा है, पोल पर कम। ऑल्टीट्यूड की बात करें, ऑल्टीट्यूड में आप देखेंगे कि जो ज़्यादा ऊंची जगह है जैसे पहाड़, तो पहाड़ों पर आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर लेस है, क्योंकि आप बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं अब। तो एटमॉस्फेयर कम है, एटमॉस्फेयर कम है तो पेनिट्रेट करके यूवी को आना आसानी से मुमकिन हो जाएगा। दिन की बात करें या पूरे दिन में कब सबसे ज़्यादा यूवी मिलेगा, तो वो नून है, आफ्टरनून है। दोपहर में सनरेज सबसे ज़्यादा हैं, तो उसी टाइम पीक पर ही यूवी आने के चांसेस भी हैं। तो ये थे इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब चैपमैन मैकेनिज़्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, इसलिए क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। वैसे आसान है ये। इसमें कहानी ये है कि होता कुछ नहीं है, ऑक्सीजन पहले से है एटमॉस्फेयर में। ये जो एच न्यू आप देख रहे हैं ये फोटॉन्स हैं। ये फोटॉन्स कहाँ से आए? सनलाइट से आए, एटमॉस्फेयर में पहले से भी हो सकते हैं, बन सकते हैं, और ये आके तोड़ते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं जो कि तोड़ने का काम करते हैं चीज़ों को। तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, ये एच न्यू आया, एक लाइट आई, और इसने अब क्या किया, इसने हमारा जो ऑक्सीजन एटम है ये इसको तोड़ दिया। तो जब आप देखेंगे इसने इसको तोड़ा, तो अब ये जो रिएक्शन है ये बना देगा 2O। दोनों O को अलग अलग कर दिया। अब इसमें से एक O जो अलग हुआ है, वो एक O फिर से किसी O2 जो घूम रहा होगा एटमॉस्फेयर में उसको पकड़ेगा, उसके साथ मिलके O3 बना देगा। यानी चैपमैन मैकेनिज्म बताता है कि ओजोन कैसे बना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही बताता है कि ओजोन टूटा कैसे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ओजोन बना है, डिस्ट्रॉय हुआ, बना, फिर डिस्ट्रॉय हुआ। इसी ओजोन में फिर से क्या होगा, यही एच न्यू यानी कोई एनर्जेटिक फोटोन आके टकराएगा, फिर से इसको O2 और O में तोड़ देगा। और ये जो O है, ये जो हमारा रेडिकल बना या जो हमारा बहुत एनर्जेटिक ऑक्सीजन बना, यही फिर से किसी
O3 यानी ओजोन को देखेगा, ढूंढेगा और फिर से तोड़ेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ये अच्छे से चलता है, बनता है, बिगड़ता है। हमारा इसमें इंटरफेरेंस अभी तक कुछ नहीं रहता था। आगे देखेंगे कैसे इंटरफेरेंस स्टार्ट हुआ। अब बात करते हैं ये जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है, ये यूवी को क्या रोकता है, कैसे रोकता है। तो इसके लिए आप ये देखेंगे ना, इनका एब्जॉर्प्शन हमने आपको स्पेक्ट्रा दिखाया है। तो अगर आप स्पेक्ट्रा देखेंगे ये 100% है, ये नीचे भी आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि अल्ट्रा वायलेट को ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0.3 माइक्रोमीटर यानी वही 300 नैनोमीटर से कम में अगर आप देखेंगे 350 320 में, उसके पहले के सारे अल्ट्रा वायलेट रेस को ये रोक लेता है। तो ये इसीलिए इसकी ये जो प्रॉपर्टी है, इसी वजह से ये ओजोन को रोक पाता है। जबकि आप अगर देखेंगे तो फिर ये विजिबल को कितना रोकता है, इंफ्रारेड को कितना। ये देखिए, आप ब्लैक कलर का पीक देखिए, आप इंफ्रारेड में देखिए, ये 10 माइक्रोमीटर के पास जाके थोड़ा सा रोकता है इंफ्रारेड को। 2 और 1 इधर गैप है, कुछ है ही नहीं, नहीं रोक पाता है। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे इस ब्लॉक को या इस ब्लॉक को सोफिस्टिकली आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो पूरा पूरा रोक रहा है। यही प्रॉपर्टी जो है इसकी, इसीलिए यूवी को ये एक्चुअली एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए हम इसको गेम चेंजर मोमेंट कहते हैं। अब मैकेनिज्म पे आते हैं टूटने के। अब ओजोन जो टूट रहा था हमने चैपमैन में देखा, लेकिन अब बाहरी प्लेयर्स आ जाएंगे इसमें। कोई एक एक्स होगा बाहरी, वो O3 के साथ O2 बनाएगा और खुद वापस क्या करेगा, वापस से खुद वो वापस रिक्रिएट कर करके फिर से तोड़ता रहेगा और ओजोन को। ये एक्स जो हैं कैटालिटिक स्पीशीज हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NOOH कोई भी रेडिकल हो सकता है। ये आ कहाँ से रहे हैं, तो हेलोन से आ सकते हैं जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है। फ्यूमिगेंट जो होते हैं उनसे आ सकते हैं ये। तो किसी भी आग बुझाने की चीज़ से या CFC से, जो हम कहानियाँ पहले से जानते हैं, उनसे ये आते हैं और ओजोन को इन्होंने बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो ओजोन मॉलिक्यूल हैं उनको ये स्कैवेंज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है जिसके बारे में बच्चे बहुत कम जानते हैं, उन्हें कहते हैं रिजर्वायर स्पीशीज। ओजोन टूट रहा है, उसको जो तोड़ने वाले लोग हैं उनको ख़त्म करने का, एविल को ख़त्म करने का एक सुपर हीरो भी मौजूद है। वो सुपर हीरो है रिजर्वायर स्पीशीज, जैसे कि ClO, NO2। ये क्या करता है, देखिए NO जो है वो एक स्कैवेंजर है, वो तोड़ता है, वो ओजोन को तोड़ देता है। और ClO भी एक ऐसा ही व्यक्ति है जो ओजोन को तोड़ देता है। तो ये दोनों ओजोन के लिए खतरनाक हैं, लेकिन इन दोनों को ज्वाइन करके बना दिया जाता है ClO, NO2, जिसे हम एक रिजर्वायर स्पीशी कहते हैं। रिजर्वायर मतलब ये एक्यूमुलेट करके दोनों को अपने पास रखेगा ताकि ये ओजोन को बर्बाद ना करें। ये अच्छा है, ओजोन के रिडक्शन को ये कम करते हैं। दिक्कत ये है कि ये बहुत कम समय के लिए अच्छाई रहती है इस हीरो की। कुछ देर बाद सनलाइट के वापस पड़ने पर ये दोबारा टूट के फिर से ClO और NO को छोड़ देता है और फिर से वो ओजोन को बर्बाद करने के लिए चले जाते हैं। अब बात ये आती है कि ओजोन जो है उसका लॉस देखा गया कि स्प्रिंग में दिखता था हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें पता लगा कि होता ये है कि जो विंटर है, ठंड है, पूरे ठंड में ये रिएक्शंस काम करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है, ये रिएक्शन काम करते रहते हैं। और जैसे ही स्प्रिंग आता है यानी कि गर्मियाँ, सनलाइट आती है, सनलाइट पड़ते ही HNU आती है और HNU वापस से तोड़ने लग जाती है ओजोन मॉलिक्यूल को। उससे पहले जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो ठंड में कंडेंसेशन की वजह से खाली क्या करते हैं, ओजोन लेयर के आसपास खुद को ट्रैप करना, उनको एनसर्कल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कहानी थी। अब इसमें एक और कहानी है कि जो क्लोरीन है उसका ग्रेटेस्ट सोर्स CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन आप कहेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया, बहुत अच्छी बात है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने उन्हें कम किया। लेकिन फिर एक नई दिक्कत आई, ब्रोमीन देखा गया कि वो ओजोन को सबसे ज़्यादा लॉस कर सकता है। ब्रोमीन एक्चुअली क्लोरीन से ज़्यादा लॉस कर सकता है। HBr, BrONO2 ये सब जो हैं ये और तबाही मचाते हैं। और ब्रोमीन जो है वो हेलोन में आता है। तो फिर आपने यहाँ पर CFCs को रोका, तो फिर बात आ गई कि हेलोन्स जो हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। आप देख सकते हैं जो लिस्ट है मॉन्ट्रियल की, इसमें हेलोन्स नहीं था। तो ऐसे ही अमेंडमेंट करने पड़ते हैं प्रोटोकॉल्स के। कोई नई रिसर्च से, किसी नई चीज़ से पता लगता है तो हम उसे क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब होल बात यह है कि चैपमैन प्रोसेस इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को बैलेंस करता था।
मतलब यही ओज़ोन को बनाता था, यही तोड़ देता था, ताकि एक नेट वॉल्यूम ओज़ोन का रहे। क्योंकि हम सबको पता है अगर यही ट्रोपोस्फेयर में ओज़ोन आ जाएगी तो दिक्कत करने लगेगी। लेकिन इस आउटफ्लो को हमने बिगाड़ दिया है, क्योंकि अब हम एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से इस प्रोसेस को इम्पैक्ट करना शुरू कर चुके हैं, और इस वजह से ही दिक्कत आ रही है। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे है।